नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मॉक टेस्ट हमने आज से शुरू की है। ठीक है, हर 1-2 दिन में आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट से, हर एक चैप्टर से यहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एग्री एम्पायर को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की बात रही तो आपको एग्री एम्पायर पर जरूर मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, और अब आपको रेगुलर वीडियोज़ भी मिलने वाली हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी गहराई बताएंगे कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है, कितने तक आपने डीप तक पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सरल बेसिक क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ डीप क्वेश्चंस भी रहेंगे, और साथ साथ में ना आपको एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैं ये भी बताते हुए चलूँगा कि आपके मतलब बीच बीच में आईएमपी क्वेश्चन, जैसे कि इस क्वेश्चन से मैं 3-4 क्वेश्चंस निकाल दूंगा, ऐसे ही बहुत सारे, लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इसलिए कॉपी पेन भी निकाल कर जरूर बैठिएगा। जो आपसे नहीं बनते हैं, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उसको कॉपी में लिखना है, उसको याद कर लेना है, उसको समझ लेना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब आए तब आपसे बन जाएगा। जो बनते हैं आपके लिए बहुत बढ़िया है, सरल क्वेश्चन से ज़्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन लाया हूँ बेसिक, जैसे कि एमपीपीएटी में आते हैं। एग्रोनॉमी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। कृषि विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ताकि दोनों बच्चे आराम से समझ पाए। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? कृषि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये एग्रोनॉमी का। फादर कौन है एग्रोनॉमी के? ठीक है, कृषि विज्ञान के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए नंबर देखते हैं, नॉर्मन बोरलॉग, की पीएम भंडारकर, की सी पीटर डी क्रॉप, की डी पीजे कुनो। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हम, तो नॉर्मन ई बोरलॉग क्या होता है? विश्व में हरित क्रांति के पिता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो आपके नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। ये आपको ध्यान रखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी से आता है लगभग। ठीक है, ये तो सरल क्वेश्चन है। लेकिन हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी? तो इसका राइट आंसर आएगा पीटर डी क्रेसेंजी। यहाँ पे पीटर डी क्रॉप लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्रॉप भी लिख कर आता है और डी क्रेसेंजी भी आता है, पीटर डी क्रेसेंजी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप सभी जो बच्चे हैं उन सभी को तो ये तो पता होगा कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, कृषि विज्ञान के पिता कौन है, जनक कौन है, लेकिन उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, तो उसको भी लिखना है। कभी कभी पूछता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रेसेंजी ने कौन सी बुक लिखी थी, तो यूरेलियम क्रोमोडर्म। ठीक है, उन्होंने एक इस नाम से एक बुक निकाली है, उसको भी याद रखिएगा, यूरेलियम क्रोमोडर्म। एक उन्होंने एक बुक लिखी थी, तो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है, तभी आपको यहाँ पर पता चल गया। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस आपको बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है 15-20 मिनट का हो जाए, वीडियो को इसक बिल्कुल मत कीजिएगा। 15-20 मिनट आपके 50-60 क्वेश्चन कवर कराएंगे आईएमपीज। सेकेंड क्वेश्चन है, फसल चक्र क्रॉप रोटेशन का मुख्य लाभ क्या है? मेन एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन इज। इसमें ऑप्शंस सही से पढ़िएगा ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो सारे ऑप्शंस हैं वो सिमिलर लगते हैं, सभी ऑप्शन सही लगते हैं। कि कौन सा सही है कौन सा गलत है समझ में नहीं आता, तब आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फर्स्ट ऑप्शन है जल संरक्षण, की ऑप्शन नंबर बी कीट नियंत्रण, की ऑप्शन नंबर सी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, कि ऑप्शन नंबर डी खरपतवार नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फसल चक्र क्रॉप रोटेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, जल संरक्षण, कहीं ना कहीं होता है जल संरक्षण क्रॉप रोटेशन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कीट नियंत्रण, जी हाँ, कीट नियंत्रण भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। ऑप्शन नंबर डी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी खरपतवार नियंत्रण। तो इसका यहाँ पर पूछा क्या है, मुख्य लाभ क्या है? चारों ही लाभ है, वैसे तो क्रॉप रोटेशन के चारों ही लाभ हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर हम सी की बात करते हैं, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। मुख्य इसका जो है मेन एडवांटेज हम क्यों करते हैं, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, फर्टिलिटी बनी रहे ताकि मिट्टी की, इसलिए हम जो है क्रॉप रोटेशन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ तो ऐसा है कि हो जाती है, ठीक है, लेकिन हम मेन पर्पस हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ देखते हैं, मिट्टी की उर्वरता का स्थायी
स्रोत कौन है? परमानेंट सोर्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इज, यानी कि कौन सी एक ऐसा स्रोत है जो कि मिट्टी की उर्वरता को हमेशा बनाकर रखता है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए जैविक खाद, की बी रासायनिक, ऑप्शन नंबर सी यूरिया, की ऑप्शन नंबर डी सिंचाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखते हैं हम, सिंचाई नहीं होगा, मिट्टी की उर्वरता बनाकर नहीं रखता है। सी यूरिया, यूरिया आप जब तक डालोगे और कुछ दिनों तक ही इसका जो है असर रहेगा, उसके बाद यूरिया का असर, नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, तो यूरिया भी नहीं। रासायनिक खाद कुछ दिनों तक ही इसका असर रहता है, लेकिन जैविक खाद एक ऐसी है, ठीक है, जिसका परमानेंट असर रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा दिनों तक आपका इसको असर देखने को मिलता है, परमानेंट है ना। इसलिए आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैविक खाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आती तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि MPPAT की प्रिपरेशन कर रहा है। विच क्रॉप इज़ नॉन एज C4 प्लांट? ठीक है, यहाँ पर हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाया हूँ मैं, तो इसका हिंदी आपको मैं बता देता हूँ। विच क्रॉप इज़ नॉन एज C4 प्लांट? इनमें से, ये चारों ऑप्शन में से C4 पौधा कौन सा है? यानी कि C4 आपने पढ़ा होगा, C4 प्लांट्स पढ़े होंगे आपने, C3 प्लांट्स पढ़े होंगे, है ना। तो उनमें से आप बताओ कि आपका C4 प्लांट कौन सा है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कभी कभी आता है। ठीक है, C4 C3 प्लांट्स आप जितने भी हैं उनको याद रख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है इनकी लिस्ट, तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में C4 और C3 प्लांट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने से ये आपको फ़ायदा रहता है कि बहुत दिनों के पिछले मैसेजेस भी आप सीन कर पाते हो, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होता है। इसलिए टेलीग्राम में भी ज्वाइन करना ज़रूरी होता है ना, इसलिए आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर कोई भी आपसे पैसे नहीं लगते। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, राइस, की ऑप्शन नंबर बी वीट यानी कि गेहूं, ऑप्शन नंबर राइस यानी कि आपको पता है धान, ठीक है, सी मेज़, की डी बार्ले यानी कि ज्वार। मेज़ यानी कि मक्का होता है, वीट यानी कि गेहूं होता है, राइस मतलब धान, बार्ले यानी कि ज्वार। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इंग्लिश भी आ जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम को कॉलेज में भी पहुँचकर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का। मक्का का आपको वैज्ञानिक नाम पता है क्या? जिया मेज मक्का का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, जिया मेज, ये आपको ध्यान रखना है। धान का ओराइजा सटाइवा, बी वीट का टेट्रिकम एस्टिवम, और बार्ले का आप कमेंट करके बताइएगा कि बार्ले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, मक्का का मैंने बता दिया, वीट का बता दिया, गेहूं का बता दिया, धान का बता दिया, ठीक है, आप बार्ले का बताइएगा कमेंट में बार्ले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जैविक खेती में कौन सा पदार्थ उपयोग नहीं होता है? जैविक खेती आपको पता है क्या? ऐसी खेती जहां पर किसी भी प्रकार के रसायन उर्वरक का उपयोग नहीं होता है। रसायन उर्वरक हो या कीटनाशक हो या फंगीसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, है ना, किसी भी प्रकार के कवकनाशी, फफूंदीनाशी, इनका उपयोग नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जैविक खेती, जहां पर सिर्फ जैविक पदार्थों का ही उपयोग होता है, ऑर्गेनिक पदार्थों का उपयोग होता है ना। तो विच इज़ नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? इनमें से कौन सा है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ नहीं होता है? ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी नहीं आप पढ़ना भूल जाते हो और सिर्फ प्रयोग होता है तो इसमें गलत हो जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन को सही से पढ़ा करो। जैविक खेती में कौन सा पदार्थ उपयोग या प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, गोबर खाद, की नीम की खली, की सी कीटनाशक, की डी वर्मी कंपोस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, बी देखो, डी देखो, ये तीनों जैविक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बस जो है कीटनाशक, वो जैविक नहीं है, वो रासायनिक है, इसलिए उसका उपयोग नहीं होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गेहूं की जुताई के लिए सामान्य गहराई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 से 10 सेंटीमीटर, सॉरी 5 से 10 सेंटीमीटर गेहूं की जो है जुताई के लिए सामान्य गहराई की जाती है। अब इसकी जो है आप वो बता दीजिए मुझे, फसल अंतर जो आप
क्या है, आप गेहूं बोते हैं तो उसमें कितनी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट यानी पौधे से पौधे की दूरी और रेखा से रेखा यानी कि रो टू रो, यानी कि हिंदी में उसको ध्यान नहीं आ रहा है रो टू रो को, तो आप वो बताइए कि कितनी रखते हैं। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट विथ फंगिसाइड। ठीक है, यानी कि कौन सी ऐसी विधि है जो सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीजोपचार के लिए फंगिसाइड का उपयोग करती है। कौन सी विधि में फंगिसाइड का उपयोग करते हैं हम बीज ट्रीटमेंट में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ड्रेसिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद करने रहते हैं, ठीक है, तो उनको बेसिकली याद कर लिया करो। जो क्वेश्चन समझाने के लिए मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपको रटने के लिए उनको तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, पल्सेस क्रॉप्स आर रिच इन। दालों में प्रचुर मात्रा में कौन सा पोषक तत्व होता है। बहुत सारे हिंदी मीडियम को पता नहीं होता प्रचुर मतलब क्या होता है। प्रचुर मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, कई बार मेरे से पूछते हैं स्टूडेंट कि सर प्रचुर मतलब क्या होता है। तो दालों में प्रचुर मात्रा यानी कि दालों में ज़्यादा मात्रा में कौन सा पोषक तत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, दालों में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। और अनाजों में क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो अनाजों में आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछता है अनाजों में क्या ज़्यादा पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और दालों में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और दाल वाली जो क्रॉप रहती हैं यानी कि दालें वाली जो फसलें रहती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाती हैं। ये आपको पता होगा किस बैक्टीरिया से कर पाती हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया से वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पाती हैं। इसलिए क्रॉप रोटेशन में आपने पढ़ा होगा अनाज वाली फसलों के बाद दलहनी फसलें लगानी चाहिए, दलहनी वाली, ताकि वो जो है नेचुरली नाइट्रोजन स्थिरीकरण करें और मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाए। और मिट्टी की उर्वरता ही बढ़ाना हमारा मेन मुख्य कारण है क्रॉप रोटेशन का, है ना, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में रीड किया था, पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप। इनमें से हरी खाद की फसल है। तो ऑप्शन नंबर आप देखो, मक्का, मूंग, ज्वार, चना। हरी खाद वो होती है जो कि बहुत जल्दी आपकी जो है वनस्पतिक वृद्धि दिखाती है। ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी उसकी पत्तियां जाएंगी, फूल आ जाएगा, फटाफट फटाफट फैलेगी वो। तो क्योंकि हमें हरी खाद से मुक्ता लेना क्या होता है, हमें ये चाहिए हरी खाद में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नई नई पत्तियां निकाले, ताकि हम उसको मिट्टी में जस्ट दबा दें और वो सड़ गल कर उर्वरता यानी कि उर्वरक का रूप में काम करे मिट्टी को। ठीक है, उर्वरक दे यानी कि उसकी मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाए। तो इसलिए हमें जो है ऐसी खाद, ऐसी वाली फसल चाहिए रहती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़े। तो इसका राइट आंसर मूंग भी है ना। मूंग आप देखना 1 से 1.5-2 महीने की फसल है, बहुत जल्दी यहाँ पर उसका वनस्पतिक वृद्धि होती है, यानी कि बहुत जल्दी इसकी पत्तियाँ आएंगी, बहुत जल्दी इसकी तने आएंगे, फूल आएंगे, ठीक है, फली आएंगी। इसलिए हरी खाद में एक मूंग का उपयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ आपको सनई और ढैंचा नहीं देखेगा, तो उसकी जगह आप मूंग लगा सकते हो, क्योंकि मुख्य आपकी हरी खाद वाली फसल देखी जाए तो सनई होता है। सनई का वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। सनई का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्रोटोलेरिया जुनसुया। कभी कभी आपसे पूछता है, ठीक है, हरी खाद की मुख्य उपयोग करने वाली फसल कौन सी, सनई। लेकिन अगर आपको सनई ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आप मूंग और ढैंचा भी लगा सकते हो। एक और फसल होती है ढैंचा। मुख्य 3 क्रॉप यहाँ पर आपको बता देता हूँ, फिर से हरी खाद वाला कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हरी खाद के लिए मुख्य फसल होती है सनई, ढैंचा और मूंग। अगर आपका तीनों ऑप्शन में है तो आप सनई लगाइएगा, और अगर आपका सनई ऑप्शन नहीं है तो आप ढैंचा लगाइएगा, और ढैंचा ऑप्शन नहीं है तो आप मूंग लगाइएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये हो जाता है। तो और कभी कभी सनई का वैज्ञानिक नाम भी आपका पूछा जाता है, क्रोटोलेरिया जुनसुया इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में सबसे अधिक गतिशील पोषक तत्व कौन सा है। वेरी आईएमपी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि पौधों में सबसे ज़्यादा गतिशील कौन सा तत्व है, मध्यम गतिशील तत्व कौन सा है, और सबसे कम गतिशील तत्व कौन सा है। ये बीच वाला जो है पौधा हो गया सबसे ज़्यादा गतिशील, मध्यम गतिशील,
सबसे कम गतिशील। इसका पूरा एक चार्ट आता है, बहुत सारे जितने भी तत्व हैं सबकी अलग अलग खूबियाँ रहती हैं कि कौन सा गतिशील है, कौन सा मध्यम गतिशील है और कौन सा निम्नतम गतिशील होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है पौधे का सबसे गतिशील पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, छोटे बीजों की बुआई की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो क्योंकि छोटे जो बीज रहते हैं उनको सिर्फ हाथ से ही बोया जा सकता है अच्छे से, इसलिए जो छिटकवा विधि भी कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग को क्या कहते हैं? छिटकवा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है इसका? 12 क्वेश्चन है ये, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो जैसे कि हमने पढ़ा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने वाली फसलों को हम क्या कहते हैं? नगदी फसल भी नहीं कहते, हरी खाद वाली फसल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्वर्ती फसल का क्या अर्थ है? इंटरक्रॉपिंग मीन्स, यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग होता है उसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एक ही प्रकार की फसल बोना। ऑप्शन नंबर बी है एक साथ दो से अधिक फसलें बोना। ऑप्शन नंबर सी है एक के बाद दूसरी फसल बोना। ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि जो है अंतर्वर्ती फसल ऐसा है कि दो फसलें हैं, यहाँ पर आपने मक्का लगाई, यहाँ पर भी आपने मक्का लगाई और बीच में आपने आलू लगा दिया या फिर ऐसी कोई भी फसल लगा दी जो कि छोटी है, तो उसको हम कहते हैं अंतर्वर्ती फसल। इंटरक्रॉपिंग, दो फसलों के अंदर हम जो है तीसरी फसल लगा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल में ट्रांसप्लांटिंग यानी कि रोपाई की जाती है? इन विच क्रॉप इज ट्रांसप्लांटिंग डन? कौन सी ऐसी फसल है जिसमें ट्रांसप्लांटिंग डन की जाती है यानी कि रोपाई की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, गेहूं की, मक्का की, धान की, चना। आपने धान देखा होगा, धान की जो है हम रोपाई करते हैं, यहाँ पर उसकी जो है रोपा लगा लिए यानी कि उसकी नर्सरी बना लिए। ठीक है, आपने बहुत सारी विधि पढ़ी होंगी, धान अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो SRI विधि होती है, क्रॉप राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, और भी बहुत सारी विधियां रहती हैं जिसके द्वारा एक नर्सरी बनाते हैं यहाँ पर धान की, और फिर उसी धान के एक पौधे को हम खेत में ले जाकर 20x10 की वहाँ पर जो है दूरी में लगा देते हैं हाथों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोपाई किस में की जाती है? तो धान में की जाती है, यानी कि ओराइजा सटाइवा में की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, कुछ सीखने को मिलता है आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने चैनल को, एग्री एम्पायर को। ठीक है, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और व्हाट्सएप ग्रुप एग्रीकल्चर वाले ग्रुप्स में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल है ये। ठीक है, खरीफ फसल। तो आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए। ठीक है, और आपको बता दूं अब आपके लिए डेली MCQs की वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। अगर इसमें 25 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो आपको एक और एग्रोनॉमी पर क्लासेस मिलेगी। थैंक यू।